नमस्कार दोस्तों। हमारी पिछली वीडियो में हमने प्रारंभिक चोल साम्राज्य के बारे में जाना था। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान राजवंश की जो दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। एक ऐसा साम्राज्य जिसने महाभारत काल से लेकर 15वीं सदी तक भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे पांड्य वंश की। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक ऐतिहासिक सफर। पांड्य वंश, जिसे तमिल में पांड्यर कहा जाता है, प्राचीन तमिलकम के 3 महान राजवंशों में से एक था। चोल और चेर के साथ साथ पांड्यों ने दक्षिण भारत के इतिहास को आकार दिया। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी, जो आज भी तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है। मदुरै उस समय न केवल राजनीतिक केंद्र था, बल्कि साहित्य, कला और संस्कृति का भी गढ़ था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पांड्य वंश का उल्लेख महाभारत, मेघस्थनीज के लेखों, अशोक के शिलालेखों और यहां तक कि यूनानी और रोमन साहित्य में भी मिलता है। यह दर्शाता है कि पांड्य साम्राज्य कितना प्रभावशाली और विस्तृत था। पांड्य राजवंश का इतिहास लगभग 2500 वर्षों का है और इसे मोटे तौर पर 3 प्रमुख कालखंडों में बांटा जा सकता है। 1. प्रारंभिक पांड्य काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईसवी। 2. मध्यकालीन पांड्य काल 6वीं से 10वीं शताब्दी। 3. परवर्ती पांड्य काल 13वीं से 15वीं शताब्दी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस महान वंश के बारे में। पांड्य वंश की उत्पत्ति। दोस्तों, पांड्य वंश की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांड्यों का संबंध महाभारत के पांडवों से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि पांड्य राजाओं ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया था और कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। एक अन्य कथा के अनुसार पांड्य राजवंश की स्थापना भगवान शिव की पुत्री मीनाक्षी के पति सुंदरेश्वर ने की थी। मदुरै का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर इसी कथा से जुड़ा है। तमिल साहित्य में पांड्यों को कुमारी कंडम के शासक बताया गया है। कुमारी कंडम एक पौराणिक भूमि है जो कहा जाता है कि समुद्र में डूब गई थी। माना जाता है कि पांड्य राजा इस प्राचीन भूमि से मदुरै में आकर बसे थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि पांड्य वंश 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही अस्तित्व में था। संगम साहित्य, जो तमिल का प्राचीनतम साहित्य है, में पांड्य राजाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। मेघस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था, ने अपने लेखों में पांड्या राज्य का उल्लेख किया है, जहां मोती मिलते थे और जिस पर एक महिला का शासन था। प्रारंभिक पांड्य काल और संगम युग। दोस्तों, पांड्य वंश का स्वर्णिम काल संगम युग 300 ईसा पूर्व से 300 ईसवी माना जाता है। संगम साहित्य में कई महान पांड्य राजाओं का उल्लेख है। 1. नेदुंजेलियन आय, नेदुंजेलिया आय। ये एक महान योद्धा राजा था। इसने तलैया लंगानम के युद्ध में चेर और चोल की संयुक्त सेना को पराजित किया। इस विजय को संगम साहित्य में बहुत गौरव के साथ याद किया गया है। 2. मुदुकुदुमी पेरुवालुदी। यह राजा अपनी उदारता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। इसने मदुरै को एक समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र बनाया। कहा जाता है कि इसके दरबार में अनेक कवि और विद्वान रहते थे। 3. नेदुंजेलियन II अरिवुदाई नंबी। यह सबसे प्रसिद्ध प्रारंभिक पांड्य राजा था। इसने चेर राजा को पराजित कर उसे बंदी बना लिया था। संगम कविता मदुरै कांजी में इसकी प्रशंसा की गई है। पांड्यों की समृद्धि। प्रारंभिक पांड्य साम्राज्य अत्यंत समृद्ध था। इसके कई कारण थे। व्यापार। पांड्यों ने रोमन साम्राज्य, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार किया। मोती, हीरे, मसाले और सूती कपड़े प्रमुख निर्यात थे। मदुरै और कोरके बंदरगाह प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। कृषि। वैगई नदी के किनारे उपजाऊ भूमि पर व्यापक कृषि होती थी। चावल, मसाले और कपास प्रमुख फसलें थी।
मोती उद्योग, पांड्य क्षेत्र, विशेषकर कोरकै और तूतीकोरिन के तट मोतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। रोमन साम्राज्य में पांड्य मोतियों की बहुत मांग थी। सांस्कृतिक योगदान। संगम युग में तमिल साहित्य अपने चरम पर था। पांड्य राजाओं ने कवियों और विद्वानों को संरक्षण दिया। मदुरै में 3 संगम साहित्यिक अकादमियां आयोजित की गई, जहां कवि अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। कलभ्र आक्रमण और पांड्यों का पतन। दोस्तों, 3री शताब्दी के अंत में पांड्य साम्राज्य को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा। कलभ्र नामक एक जनजाति ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। ये काल कलभ्र अंतराल या अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान पांड्य, चोल और चेर तीनों राजवंशों का पतन हो गया। कलभरों की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इन्हें उत्तर भारत से आया हुआ मानते हैं, तो कुछ इन्हें स्थानीय जनजाति बताते हैं जिसने विद्रोह किया। कलभ्र शासकों ने लगभग 300 वर्षों तक 3वीं से 6वीं शताब्दी तक तमिलकम पर शासन किया। यह काल तमिल इतिहास के लिए एक अंधकारमय दौर था, क्योंकि इस समय साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां लगभग बंद हो गई थी। इस दौरान पांड्य राजाओं को छोटे छोटे क्षेत्रों में सिमट जाना पड़ा। वे अपनी पुरानी शक्ति और वैभव खो चुके थे। पांड्यों का पुनरुत्थान। लेकिन दोस्तों, इतिहास में हर अंधकार के बाद सुबह होती है। 6वीं शताब्दी में पांड्य राजवंश ने एक बार फिर से अपनी खोई हुई शक्ति हासिल करना शुरू किया। कड़ुंगोन नामक एक महान पांड्य योद्धा ने कलभरों को पराजित किया और मदुरै को पुनः पांड्यों की राजधानी बनाया। उसे कलभ्र विध्वंसक कहा जाता है। इसके बाद पांड्य वंश में कई शक्तिशाली राजा हुए। 1. अरिकेसरी मारवर्मन, 7वीं शताब्दी। इसने चोलों और पल्लवों के खिलाफ सफल अभियान चलाए। इसके शासनकाल में पांड्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। 2. कोचडैयान रणधीर, 8वीं शताब्दी। इसने राष्ट्रकूटों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए, उत्तर की ओर विस्तार किया। 3. वर्गुणाई। ये एक महान विजेता था। इसने चोल और पल्लव दोनों को पराजित किया। 4. श्रीमार श्रीवल्लभ, 9वीं शताब्दी। ये एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा था। इसके शासनकाल में पांड्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। चोल पांड्य प्रतिद्वंद्विता। 9वीं और 10वीं शताब्दी में पांड्यों और चोलों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता रही। दोनों साम्राज्य दक्षिण भारत में वर्चस्व के लिए संघर्षरत थे। प्रारंभ में पांड्य प्रबल थे, लेकिन राजराज चोल आए और राजेंद्र चोल आए के शासनकाल में चोलों ने पांड्यों को पराजित कर दिया। 10वीं शताब्दी के अंत तक पांड्य साम्राज्य चोल साम्राज्य के अधीन हो गया। लगभग 300 वर्षों तक पांड्य राजा चोलों के सामंत के रूप में शासन करते रहे। परवर्ती पांड्य काल पुनः स्वर्णिम युग। दोस्तों, 13वीं शताब्दी में पांड्य राजवंश ने फिर से एक शानदार वापसी की। जब चोल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, पांड्य राजाओं ने इस अवसर का लाभ उठाया। जटावर्मन सुंदर पांड्य आए 1251 से 1268। ये परवर्ती पांड्यों का सबसे महान राजा था। इसने चोल साम्राज्य को पूरी तरह पराजित कर दिया, होयसलों को भी हराया और उत्तर की ओर विस्तार किया। इसके साम्राज्य में पूरा तमिलनाडु, केरल का कुछ हिस्सा और कर्नाटक का दक्षिणी भाग शामिल था। यह पांड्य साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार था। मारवर्मन कुलशेखर पांड्य आए 1268 से 1310। इसने अपने पिता के साम्राज्य को और मजबूत किया। श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उसे अपना सामंत बनाया। इसके शासनकाल में पांड्य साम्राज्य सैन्य और आर्थिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली था। समुद्री शक्ति और व्यापार। परवर्ती पांड्य काल में पांड्य नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। पांड्यों ने चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, अरब और पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापक व्यापार किया। मसालों, कपड़ों, मोतियों
और रत्नों का निर्यात किया। वे हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री व्यापारियों में से एक थे। मार्को पोलो की यात्रा। प्रसिद्ध वेनिस यात्री मार्को पोलो ने 1288 में पांड्य साम्राज्य की यात्रा की। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा, पांड्य राज्य अत्यंत समृद्ध है। यहाँ के राजा के पास असंख्य हीरे, मोती और रत्न है। यहाँ का बंदरगाह व्यापारियों से भरा रहता है। मोती का व्यापार यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होता है। वास्तुकला और मंदिर निर्माण। परवर्ती पांड्य राजा कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। इस काल में कई भव्य मंदिर बनाए गए। मीनाक्षी मंदिर, मदुरै। हालांकि इस मंदिर का निर्माण बहुत पहले हुआ था। परवर्ती पांड्यों ने इसका व्यापक विस्तार और सुंदरीकरण किया। इसके गोपुरम, मंदिर द्वार द्रविड़ वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। नेल्यप्पर मंदिर, तिरुनेलवेली, ये भी पांड्य काल का एक अद्भुत मंदिर है। चिदम्बरम मंदिर में भी पांड्य राजाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्य और संस्कृति। परवर्ती पांड्य काल में तमिल साहित्य फिर से फला फूला। कई महत्वपूर्ण तमिल ग्रंथों की रचना इसी काल में हुई। संगीत और नृत्य को भी राज्य संरक्षण प्राप्त था। भरतनाट्यम नृत्य शैली का विकास इसी काल में हुआ। पांड्य साम्राज्य का पतन। दोस्तों, हर महान साम्राज्य का एक अंत होता है और पांड्य साम्राज्य भी इससे अछूता नहीं रहा। उत्तराधिकार संघर्ष। 1308 में मारवर्मन कुलशेखर की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्रों सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के बीच सिंहासन के लिए भीषण गृह युद्ध छिड़ गया। यह संघर्ष इतना गंभीर था कि इसने पूरे साम्राज्य को कमजोर कर दिया। दोनों राजकुमारों ने बाहरी शक्तियों से मदद मांगी, जो साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। दिल्ली सल्तनत का आक्रमण। मलिक काफूर, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ने इस अराजकता का फायदा उठाया। 1311 में मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। ये आक्रमण अत्यंत विनाशकारी था। मदुरै पर कब्जा कर लिया गया। मंदिरों को लूटा गया, विशेषकर मीनाक्षी मंदिर। अपार धन संपत्ति, हीरे जवाहरात और सोना दिल्ली ले जाया गया। पांड्य राजवंश का राजनीतिक अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। इस आक्रमण ने न केवल पांड्य साम्राज्य को बल्कि पूरे दक्षिण भारत को प्रभावित किया। विजयनगर साम्राज्य का उदय। मलिक काफूर के आक्रमण के बाद पांड्य साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। कुछ पांड्य राजा छोटे क्षेत्रों में शासन करते रहे, लेकिन उनकी शक्ति नाम मात्र की थी। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। विजयनगर के शासकों ने धीरे धीरे दक्षिण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। पांड्य राजा विजयनगर साम्राज्य के सामंत बन गए। कुछ पांड्य राजकुमार 16वीं शताब्दी तक छोटे क्षेत्रों में शासन करते रहे, लेकिन उनका कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव नहीं था। इस प्रकार लगभग 2000 वर्षों के गौरवशाली इतिहास के बाद पांड्य राजवंश का अंत हो गया। पांड्य साम्राज्य की विरासत। दोस्तों, हालांकि पांड्य साम्राज्य का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत आज भी जीवित है। स्थापत्य कला। मीनाक्षी मंदिर आज भी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पांड्य वास्तुकला शैली ने द्रविड़ स्थापत्य कला को प्रभावित किया। विशाल गोपुरम, मंदिर द्वार पांड्य स्थापत्य की पहचान है। तमिल भाषा और साहित्य। संगम साहित्य विश्व के प्राचीनतम साहित्यों में से एक है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में तमिल भाषा फली फूली। आज भी तमिल संस्कृति में पांड्यों को गर्व के साथ याद किया जाता है। व्यापार और अर्थव्यवस्था। पांड्यों ने समुद्री व्यापार के रास्ते खोले। उनके व्यापारिक संबंधों ने भारत को विश्व से जोड़ा। मोती उद्योग की परंपरा आज भी तूतीकोरिन में जीवित है। प्रशासनिक व्यवस्था। पांड्यों की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित थी। स्थानीय स्वशासन की परंपरा उन्होंने स्थापित की। न्याय व्यवस्था निष्पक्ष और त्वरित थी।
सामाजिक योगदान। पांड्य शासकों ने शिक्षा को बढ़ावा दिया, कला और संस्कृति को संरक्षण मिला, धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा थी। तो दोस्तों, ये था पांड्य वंश का गौरवशाली इतिहास। एक ऐसा राजवंश जिसने लगभग 2000 वर्षों तक दक्षिण भारत के इतिहास को प्रभावित किया। महाभारत काल से लेकर मध्यकाल तक पांड्यों ने भारतीय संस्कृति, साहित्य, वास्तुकला और व्यापार में अमूल्य योगदान दिया। संगम साहित्य से लेकर मीनाक्षी मंदिर तक उनकी विरासत आज भी जीवित है। हमने प्रारंभिक चोलों के बारे में जाना, आज पांड्यों के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पल्लव्स राजवंश की, जो तमिलकम का तीसरा महान राजवंश था और जिसने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना क्षेत्र में शासन किया। पल्लव राजाओं की कहानी भी उतनी ही रोमांचक और प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको पांड्य साम्राज्य के बारे में क्या सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा और आप किस राजवंश या ऐतिहासिक विषय के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ऐतिहासिक सफर के साथ। धन्यवाद।